चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हो? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। कांग्रेस के माइनॉरिटी के अध्यक्ष और राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त मुंबई दौरे पे आ रहे हैं और मुंबई दौरे के अंदर वो तमाम जो माइनॉरिटीज़ के जो उनके पदाधिकारी है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी तमाम अलग अलग जमातों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। इसी सिलसिले में जो कुरैश जमात के लोग थे वो जाके इमरान प्रतापगढ़ी से मिलते हैं और कुरैश जमात की जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफ़ है, वो इमरान प्रतापगढ़ी को उन्होंने बयान किया। कुरैश जमात का साफ तौर पर ये कहना था कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर कुरैश जमात परेशान है, उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, उनकी गाड़ियों को पकड़ा जाता है जो मवेशी लेके जाते हैं और उनके कारोबार को बहुत बड़ा धक्का लगता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी ने उनको यह आश्वासन दिया है कि आने वाले वक्त के अंदर जो कुरैश जमात की जो मांगे हैं वो राज्यसभा में ज़रूर उठाएंगे और सरकार तक इनकी जो मांगे हैं वो ज़रूर पहुँचाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इमरान प्रतापगढ़ी कुरैश जमात की जो मांगे हैं वो कब राज्यसभा में उठाते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। मैं राजनीति में जब आप सबको संघर्ष करते देखता हूं तो मुझे लगता है कि आज जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, दरअसल वो आज के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि बहुत मुश्किल वक्त है, आप सिर्फ सड़कों पर मुश्किल वक्त देख रहे हैं। मैं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ करके वहां से मुश्किल वक्त को देखता हूं। मैं देखता हूं कि किस तरह से आप मुद्दे उठाना चाहते हैं और राहुल गांधी जी जैसे बड़े नेता का माइक बंद कर दिया जाता है। मैं देखता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब किसी इशू पर बोलना चाहते हैं और आवाज रोक दी जाती है। वो आदमी जिसके 39 इयर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में गुजरे, वो व्यक्ति अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, इस बात का पैगाम देने के लिए कि डरो मत, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, मोहब्बत का पैगाम। अगर नफरत कम हो जाएगी तो फायदा किसका होगा, कभी सोचा है? यह नफरत बहुत बढ़ जाने से नुकसान सबसे ज्यादा किसका है? हमारा है, आपका है, आपका है, आपका है। ये जो सड़कों पे माहौल दिख रहा है, इससे डर कौन ज्यादा रहा है? जाहिर सी बात है, किसको डराने के लिए ये माहौल पैदा किया गया है, हमें ये समझने की जरूरत है। और ये मत समझिएगा कि जो सामने वाली ताकत है वो सिर्फ आपसे अकेले लड़ रही है। अकेले नहीं लड़ रही है, उसके बहुत सारे सर हैं, उसके बहुत सारे चेहरे हैं। वो जहां देखते हैं कि हम खुद लड़ ले रहे हैं, वहां सीधे कांग्रेस से लड़ते हैं। जहां वो खुद नहीं लड़ पाते तो कभी दिल्ली से, कभी हैदराबाद से अपने सहयोगी बुला लेते हैं लड़ने के लिए। कोई साइकिल लेकर के जा रहा इंसान किसी गांव में किसी भीड़ के हाथों पिट के मारा ना जाए, हम ये माहौल कैसे बदल सकें, हम इसके लिए राजनीति में हैं। राजनीति में मैं आप तमाम चेहरों को जानता हूं जिनको खुदा ने नवाजा है। आप सब लोगों के पास बहुत कुछ पहले से है, ऊपर वाले ने दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, लेकिन उसके बावजूद अगर पार्टी को, संगठन को आप अपना वक्त दे रहे हैं, परेशानी उठा करके वक्त दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें आने वाले हिंदुस्तान में माहौल बेहतर करने के लिए लड़ाई लड़नी है। हम शायद इसलिए दे रहे हैं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आज हर आदमी ये कहता है कि राजनीति मतलब कौन राजनीति करे, बुरे लोग हावी हैं, हमें तो कौन सुनेगा। लेकिन साफ कौन करेगा, सफाई कौन करेगा? उसके लिए खुद आप आगे आओगे तब तो स्पेस ले पाओगे ना, वरना दूर से बैठ के क्रिटिसाइज करते रहिए, कहते रहिए कि मोदी जी ने तो देश का बंटाधार कर दिया, लेकिन फिर वो सुधारेगा कौन? सुधारने के लिए तो फिर लड़ना पड़ेगा। लड़िएगा तो ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, छापे भी पड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। लड़िए इसलिए क्योंकि 20 साल बाद, 25 साल बाद जब आपकी नई नस्लें आपसे पूछें कि जब संविधान कुचला जा रहा था, जब लोकतंत्र कुचला जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे, तब आप पूरी शिद्दत से उसकी नजर से नजर मिला के कह सकें कि मैं घर नहीं बैठा था, मैं सड़क पर था, मैं लड़ रहा था संविधान बचाने के लिए,
यही कहने आया हूं। जिस दिन कर्नाटक का रिजल्ट आया तो मुझसे किसी पत्रकार ने कहा कि इमरान साहब, राहुल जी के उस नारे का क्या हुआ? मैंने कहा मोहब्बत की जो दुकान थी वो तो हिमाचल में खुल गई थी, कर्नाटक में तो शोरूम खुला है और आगे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुलेंगे इसी तरह से मोहब्बत के, जहां सिर्फ मोहब्बत दिखाई देगी। और इसीलिए राहुल गांधी जी आज सांसद भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जी एक कदम कहीं रखते हैं तो पूरी भाजपा की कैबिनेट उतर जाती है उन्हें ट्रोल करने के लिए, जवाब देने के लिए। यह है राहुल गांधी की ताकत, यह है गांधी की ताकत। हमें गांधी की ताकत को समझना है, अहिंसा की ताकत को समझना है। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। हम किस मुहिम के साथ चल रहे हैं? हमें इस तरह से न समझा जाए कि जैसे बाकियों को समझा जाता है। हमारे लिए तो राजनीति सच में जीने मरने का सवाल है। हम इसलिए चाहते हैं कि यहाँ माहौल अच्छा रहे, क्योंकि मुल्क में अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छी चीजें दुनिया के सामने आएंगी, वरना जो माहौल बना हुआ है वो बना रहेगा। आज कितनी भी इन्वेस्टर समिट कर ली जाए, लेकिन आखिर में नतीजा क्या निकलता है? उत्तर प्रदेश में जितना इन्वेस्टर समिट में खर्च किया जाता है उतना तो इन्वेस्ट नहीं आता। ये हालात हैं।